नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज़ दर्शन। पल पल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है आज का ताज़ा खबर, जानिए विस्तार से। उपेंद्र जी कुशवाहा जी लग रहा है, अब इनके जैसा तक कोई उम्मीदवार नहीं लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से बढ़िया कोई है ही नहीं है प्रत्याशी। हर जगह सभी जगह बीजेपी को जीता है। चंद्रवंशी समाज के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में अपनी आस्था व्यक्त की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज़ दर्शन। खबर है रोहतास जिले से काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी नगर से। डेहरी नगर में शनिवार को अति पिछड़ा वर्ग के चंद्रवंशी समाज के लोगों ने एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में अपनी आस्था व्यक्त की और उनके अनुभव और क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर इन्हें प्रचंड बहुमत से जीताकर प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान चंद्रवंशी समाज के नेताओं, खासकर राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी, जहानाबाद से सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी एवं जदयू के वरीय नेता बिंदा चंद्रवंशी ने उनके समर्थन में हर हाल में साथ रहने की बातें कही। तो वहीं श्री कुशवाहा ने अपने पिछले कार्यकाल के समय शिक्षा के क्षेत्र में खासकर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से लेकर इस क्षेत्र के बच्चों के नामांकन तक के कार्यों का लेखा जोखा दिया। पुनः डालमिया नगर उद्योग समूह को पुनर्जीवित करने हेतु उसे अंतिम छोर तक पहुंचने के अपने प्रयासों का जिक्र भी किया। उन्होंने अपने आंकड़े में यह भी बताया कि शायद ही कोई पंचायत हो जहां पिछले कार्यकाल में मेरे द्वारा कुछ न कुछ कार्य न किया गया हो। एक बात तो साफ है कि श्री कुशवाहा पर उनके संसदीय कार्यकाल के दौरान किसी तरह का उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। लोगों की क्या है राय, यह भी देखें इस रिपोर्ट में। देखिए, 2014 में पहली बार हम आए थे उम्मीदवार बनकर इस लोकसभा क्षेत्र में, और उस समय लोगों ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र की महान जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया था, और उनके आशीर्वाद का, आपके आशीर्वाद का इतना अच्छा प्रभाव हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा पहली बार एमपी बना। सिर्फ एमपी नहीं बना बल्कि भारत सरकार में मंत्री बन गया। तो इतना अच्छा आशीर्वाद उस समय मिला था। हम फिर से एक बार आपसे और आपके माध्यम से पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों से आग्रह करते हैं कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद देकर 14 की तरह इस बार भी दिल्ली गई। उस वक्त जो आशीर्वाद मिला 14 से 19 तक काम करने का, उस बार से इस बार ज्यादा और हर तरह से अधिक तत्परता से, मुस्तैदी से, गंभीरता से हम जितनी सेवा हमने उस समय की थी उससे ज्यादा इस बार सेवा हम करेंगे। और सेवा करेंगे, इसके पीछे कारण है, हम सिर्फ बोल कर नहीं बताना, उसके पीछे तर्क है, कारण है। उस समय काम करने में थोड़ी कठिनाई हुई थी। कठिनाई एक तो पहली बार हम थे, अनुभव का अभाव था। एक साधारण आदमी कोई दुकान भी खोलता है तो साल 2 साल उसकी दुकान घाटा में चलती है क्योंकि अनुभव नहीं रहता है। अब 2-3 साल जब उसी दुकान को ठीक से चला लेता है तो कुछ साल के बाद वही दुकान जो घाटा में चल रही थी लाभ में चलने लगती है। कारण सिर्फ इतना ही है कि अनुभव नहीं होता है। उसी तरह से हर क्षेत्र में अनुभव का बहुत बड़ा महत्व है। तो पहली बार गए तो अनुभव की कमी थी। अब इस बार अनुभव की कमी नहीं है क्योंकि 5 साल तक मंत्री रहते हुए भी हमने काम किया, और 5 साल के बाद अभी तक 14 से लेकर अभी तक 10 साल गुजरा है। इन 10 वर्षों में काफी उतार चढ़ाव से भी हम गुजरे, और उतार चढ़ाव से आदमी जब गुजरता है तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो हमने उन चीजों से सीखा है, अनुभव मिला है। तो उस समय और आज में अंतर है। इस अनुभव का लाभ भी अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को इस बार मिलेगा। दूसरी चीज, उस समय तो हम आए थे 14 में, तो बिल्कुल हम अनजान थे इस इलाका से, क्षेत्र से, और हम ही नहीं अनजान थे, आप लोग भी उपेंद्र कुशवाहा से अनजान थे। लेकिन अब अभी 10 साल के बाद इस इलाका से लगभग सभी चारों तरफ
हर तरफ से उपेंद्र कुशवाहा भी परिचित हो गया है। और आप भी कम से कम इतना तो जान ही गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चोर है, बेईमान है, अच्छा है, खराब है, इतना तो आप लोग जान ही गए जो उस वक्त आप नहीं जानते थे। तो हमारे और आपके बीच में जो उस समय संपर्क का अभाव था, अब वह अभाव नहीं है। हम एक दूसरे के बारे में उस समय से ज्यादा अवगत हैं। तो यह भी एक अंतर है। तीसरा अंतर जो एक बड़ा अंतर बन गया था, उस वक्त याद कीजिए 2014 में एनडीए की सरकार दिल्ली में तो बन गई थी, लेकिन 15 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी। अब कोई भी काम एमपी यहाँ बैठे हुए हैं चंद्रवंशी जी भी, चंदेश्वर बाबू, ज्यादातर काम गांव लोगों का, क्षेत्र का बिहार की सरकार से होता है। भारत की सरकार से डायरेक्ट काम, रेलवे का कोई काम हो तो ठीक है, डायरेक्ट होगा, लेकिन जितना काम है सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, स्कूल में टीचर नहीं है तो बहाल करना, या डॉक्टर नहीं है उनको बुलाना, यह सारा काम राज्य की सरकार से होता है। राज्य की सरकार अगर अपने मन के अनुकूल की हो तो स्वाभाविक रूप से काम ज्यादा होता है। अगर अपने मन के अनुकूल की नहीं हो तो काम करने में तो कठिनाई होती ही है। तो 15 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई और हम लोग थे एनडीए में, तो स्वाभाविक रूप से तालमेल का अभाव था, जिसके चलते कई काम जो हम उस समय कर रहे थे पेंडिंग हो गया, नहीं हो पाया कई काम। अब उसके चलते भी कठिनाई हुई, लेकिन अब इस बार दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है और दुनिया की कोई ताकत फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार दिल्ली में बने, इसको रोक नहीं सकती है। इस बार भी सरकार बने तो दिल्ली में भी एनडीए की सरकार और पटना में भी एनडीए की सरकार, तो इस बार बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति है काम की दृष्टि से। उस वक्त जो हमने मंत्री बनने के बाद प्रयास किया है, हमने सेवा करने की जो हम कर रहे कोशिश की है, पूरी ईमानदारी से हमने कोशिश की। अब देखिए उसमें क्या क्या हुआ, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देकर हम बताएं। हम केंद्रीय विद्यालय से संबंधित विभाग के मंत्री थे। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत ही केंद्रीय विद्यालय आता था। केंद्रीय विद्यालय में एमपी के हम समय इतना प्रेशर होता था, केंद्रीय विद्यालय में नामांकन करा दीजिए हमारे बच्चों का। मंत्री बनने का लाभ अपने लोकसभा क्षेत्र को इस रूप में मिला कि कोई 50, 25, 100 नहीं, 7-8 हजार बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालय में उन 3-4 वर्षों में हमने लिखवाया। 7-8 हजार बच्चों का, पूरे लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। और 7-8 हजार बच्चों का नाम जब लिखाया तो उस वक्त हमने यह नहीं देखा, जो लोग भी हमारे यहाँ जाते थे केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखाने के लिए कागज लेकर, उस कागज में कभी हमने नहीं देखा कि जो व्यक्ति कागज दे रहा है वह किस जाति का है, किस धर्म का है। सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पता हमने देखा और तमाम बच्चों का नामांकन हमने कराया। और नामांकन हुआ देश के अलग अलग विद्यालयों में, औरंगाबाद, सासाराम तो छोड़ दीजिए, पटना में, वाराणसी में, गया में, कलकत्ता में, दिल्ली में, चेन्नई में, जहां जहां काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं, जिन लोगों ने भी इच्छा व्यक्त की, अधिकांश लोगों का नाम लिखाया। हाँ, कुछ अपवाद में छूट गया होगा, अलग विषय, कुछ अपवाद में छूट गया होगा। तो इतने बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में हमने कराया। साथ ही साथ नया केंद्रीय विद्यालय भी खुले, इस बात की भी हमने कोशिश की और इस कोशिश में हम सफल रहे। 2 केंद्रीय विद्यालय को हमने स्वीकृत किया मंत्री रहते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र में। 2 जगह केंद्रीय विद्यालय के, एक केंद्रीय विद्यालय जो एनपीजीसी नवीनगर में जो एनपीजीसी की इकाई है, उसमें केंद्रीय विद्यालय 2018 में खुल गया। हमने खुद उद्घाटन किया, विद्यालय खुल गया, चल रहा है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। दूसरा केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया हमने औरंगाबाद जिला के गो ब्लॉक के देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। आज भी
भारत सरकार में मंत्री रहते हुए जो काम हमको करना चाहिए था वह काम पूरा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा काम राज्य सरकार का था जो नहीं हुआ उस वक्त, जिसके चलते वह विद्यालय अभी नहीं बना है। क्यों नहीं हुआ? वही जो कारण हमने कहा कि सरकार अलग अलग हो गई, इसके चलते वह काम रुक गया। अब चुनाव के बाद अब वह काम भी समाप्त नहीं हुआ है, प्रस्ताव खत्म नहीं हुआ। आज भी भारत सरकार का निर्णय जिंदा है। चुनाव के बाद अब क्योंकि अनुकूल सरकार पटना में भी है तो गो वाला केंद्रीय विद्यालय भी खुल जाएगा, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं। सासाराम में जो केंद्रीय विद्यालय पहले से चल रहा था, राज्य सरकार के एक मिडिल स्कूल में चल रहा था। मिडिल स्कूल का इतना छोटा भवन था, 8-10 कमरे का भवन, जिसमें 400-500 विद्यार्थी मुश्किल से पढ़ रहे थे। क्लास आगे बढ़ रहा था। उस समय कहा हमारे विभाग के अधिकारियों ने कि सर आपके इलाका का विद्यालय बंद हो जाएगा, अगर भवन नहीं बना तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे अगला क्लास में। हमने उसी समय हर तरह से जो कुछ भी विभाग के स्तर पर निर्णय होता है, निर्णय लेकर के खुद हमने नया भवन का शिलान्यास किया। और सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, 2-2.5 साल के अंदर उस भवन का निर्माण पूरा हुआ, उसका उद्घाटन भी हमने उसी समय किया। और छोटा भवन से विद्यालय बड़े भवन में शिफ्ट कर गया, जहाँ 400-500 बच्चे सिर्फ पढ़ते थे, आज हजारों बच्चे उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे। तो केंद्रीय विद्यालय इस तरह से खुलवाने के लिए हमसे जो भी संभव था हमने किया, नामांकन भी हुआ। इसके अतिरिक्त डालमिया नगर का इशू है। यहाँ इस इलाके में सब लोग पूछते रहते हैं डालमिया नगर में कारखाना कब खुलेगा, क्या होगा। डालमिया थोड़ा वक्त लगेगा क्या? डालमिया नगर में इंडस्ट्रीज का कभी हब हुआ करता था, बहुत पहले बंद हो गया। सब बंद होने से लोगों के रोजगार का भी जो समस्या, रोजगार की समस्या भी पैदा हो गई। तो लोगों की इच्छा है कि वहाँ कारखाना खुले, और कारखाना खुले इसके लिए रेलवे ने एक बार कोशिश की थी। रेलवे का प्रस्ताव था कि वहाँ रेल का कारखाना खुले। अब रेल का कारखाना खुले, जब हम मंत्री हुए तो यह बात हमारे सामने आई कि रेलवे का प्रस्ताव, रेलवे कहा कि कारखाना खुले, तो खुल क्यों नहीं रहा। हमने उसके बारे में पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया। हम रेल मंत्रालय से हमने संपर्क किया, रेल मंत्री से बात हुई, जीएम हाजीपुर ईसीआर उनसे बात हुई, और तब जाकर अंत में पता चला यह काम नहीं हो रहा है। इसका बड़ा कारण है ये स्क्रैप जो पुराना मशीन वगैरह था और पुरानी जो बिल्डिंग थी वह टूट कर ऐसे ही पड़ा हुआ है। वहां से हटेगा तभी तो कोई निर्माण का काम हो पाएगा। अब हटेगा में जब जीएम से हमने कहा कि भाई उसको हटवाइए और काम शुरू कीजिए, तो जीएम ने कहा कि सारी सरकारी संपत्ति है, इसको हम ऐसे ही कैसे हटवा देंगे। इसका ऑक्शन होगा, नीलामी होगी और कोई खरीदेगा, रेवेन्यू का पैसा जमा होगा हमारे यहाँ, तब जाकर वो हटाने की प्रक्रिया होगी। हमने कहा कि यही कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, यह काम पहले एक बार प्रयास हुआ था, एक उसका इवैल्यूएशन हुआ था, मूल्यांकन हुआ था, 100 करोड़ से ज्यादा उसका दाम लगा था। विभाग ने कमेटी बनाकर मूल्यांकन कराया था, 100 करोड़ उसका दाम है। और 100 करोड़ में ऑप्शन हुआ, नीलामी हुई कि कोई ले ले, तो 100 करोड़ में सर कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इस कारण से काम बढ़ नहीं पा रहा है। हमने कहा कि भैया आप 100 करोड़ में आप बेचना चाहते हैं और 100 करोड़ में कोई खरीदार नहीं है, तब होगा कैसे आखिर? तब तो यह कारखाना कभी नहीं बनेगा। तब उन्होंने कहा कि सर अब आप रेल मंत्री जी से बात कीजिए, कोई रास्ता वहीं से निकलेगा, क्योंकि एक बार इसका मूल्यांकन हो गया है, हम कैसे इसका मूल्यांकन कम कर दें, फिर हमारे ऊपर कभी पड़ जाएगा कि आप खुद दाम कम करने वाले कौन होते हैं। तो रेल मंत्री से हम वहाँ बात किए, डेहरी ऑनसोन के 4-5 लोग गए वहाँ, रेल मंत्री जी के साथ बैठकर मीटिंग हुई, जीएम हाजीपुर भी वहाँ बुलाए गए, और रेल मंत्री जी और रेल मंत्रालय के अधिकारी सब लोग बैठकर बात किए, और तब वहाँ रास्ता निकाला गया। मीटिंग में गवाह है, यहाँ 4-5 लोग डेहरी ऑनसोन से भी गए थे, उसमें बैठकर फिर रास्ता निकाला गया कि क्योंकि मूल्यांकन हुआ था कई साल पहले, लोहे की मशीन है, जंग वगैरह लग गया है,
कुछ उठाकर भी लोग ले गए, तो अब फिर से मूल्यांकन कराया जाए, इसके लिए आदेश हो। तो फिर से आदेश हुआ कि फिर से मूल्यांकन हो। मूल्यांकन के लिए फिर कमेटी बनी, उस कमेटी ने मूल्यांकन किया। उस कमेटी की पीठ पर सवार होकर के हम मूल्यांकन भी जल्दी कराए और 100 करोड़ जो उसका दाम था उस 70 करोड़ पर हम ले आए कि भाई अब उतना कीजिएगा तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं। तो कहते कहते 70 करोड़ फिर उसका मूल्यांकन किया। अब कारण वही बता दिया कि जंग वगैरह लग गया, कुछ ले गए तो दाम स्वाभाविक रूप से कम हो गया। तो 70 करोड़ के एक पूरे आंकड़ा हो सकता है 70 की जगह 72 हो, लेकिन लगभग वही था। तो उतना करोड़ मूल्यांकन हुआ, उसका दाम तय हुआ। फिर से उसका तब ऑक्शन हुआ। उस ऑक्शन में भी कौन लेगा, 2-3 ऑक्शन लेने वाला से हम लोग बात करके रखे थे कि भाई इतना में अब ऑक्शन होना है, आप ले लीजिएगा ना। तो 2-3 लोग तैयार थे कि हम ले लेंगे। और 2-3 लोगों के बीच अपना कंपटीशन हुआ, विभाग ने जो किया वो जाने। लेकिन उसके बाद ऑक्शन हो गया, लेने वाले ले लिए और तब वहां से हटाना शुरू हुआ। हटाते हटाते हट तो गया, लेकिन तब तक लगभग 7-8 महीना बच गया हमारे कार्यकाल का। इतना काम में समय लग गया, स्वाभाविक रूप से इतना काम में समय लगना ही था। तो तब तक 7-8 महीना बच गया। अब संयोग ऐसा हुआ, उस समय राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन गई कि 6 महीना पहले मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देकर हम ही बाहर हो। वो एक अलग विषय है, राजनीतिक कारण था। हम अगर उस समय कंटिन्यू कर गए होते, बाद में 19 में फिर लोग बनाते नहीं बनाते अलग विषय था। लेकिन 2019 में जो 6 महीना पहले ही हम अलग हो गए मंत्रिपरिषद से, हम 6 महीना अगर वहां रह गए होते तो उसी समय काम शुरू हो गया रहता और अभी तक वहां धुआं निकलता रहता, अभी तक उस स्टेज में पहुंच गया रहता। लेकिन संयोग ऐसा हुआ नहीं हुआ। और आज की तारीख में जहां तक हम लाए थे उस मामला को, वही का वही पेंडिंग है। अब अगर आशीर्वाद मिलेगा तो वह पेंडिंग नहीं रहेगा, फिर से रफ्तार पकड़ेगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारा उदाहरण है जो हमने उस समय बड़ा काम करने का प्रयास किया। उसके अलावा एमपी फंड वगैरह तो कोई एमपी रहेगा तो एमपी फंड का वितरण करेगा। हाँ, उसमें ईमानदारी हमने जरूर बरती। एमपी फंड के वितरण में लगभग 2000 गांव होता है हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। 2000 में सब गांव में एमपी फंड से एक कार्यकाल में कुछ काम हो जाएगा तो असंभव है। लेकिन हमने कोशिश की कि हर पंचायत में कुछ काम हो, लगभग 200 पंचायत। और हमारा दावा है कि अपवाद के लिए शायद तो एक पंचायत बच गई होगी, वरना सभी पंचायत में 5 पैसा का काम है कि 50,000 का अलग बात है, लेकिन कुछ न कुछ एमपी फंड से सभी पंचायतों में काम उन 5 वर्षों में हमने किया है। सभी पंचायत में कुछ न कुछ हुआ। उसके अलावा और फंड होता है CSR का फंड, जो कंपनी वालों से मांग कर लाया जाता है। तो उसके तहत सोलर लाइट लगाना, छठ घाट का निर्माण करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास बनाना, इस तरह का तो बहुत सारा काम उस समय जो हमसे संभव हुआ हमने किया है। तो हम यह कहना चाह रहे हैं, ईमानदारी से उस समय हमने सेवा की है। इस बार बहुत ही अनुकूल परिस्थिति है। इस अनुकूल परिस्थिति का लाभ अपने लोकसभा क्षेत्र को मिल सकता है। अनुकूल परिस्थिति हम बार बार बोल रहे हैं। देखिए, सरकार जिसकी रहती है, स्वाभाविक रूप से कहीं भी सरकार जिसकी रहती है, प्रतिनिधि अगर उसी का हो तो काम कराना आसान होता है। सरकार किसी और की और प्रतिनिधि अगर विरोधी पार्टी का हो गया तो काम नहीं हो पाता। तो इस बार संयोग अच्छा है। दिल्ली की सरकार एनडीए, पटना की सरकार एनडीए और आप सब लोगों ने एनडीए प्रतिनिधि के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दिया, तो कहीं कोई काम कराने की कठिनाई नहीं है। तो इसका लाभ लेकर पिछले दिनों कुछ पेंडिंग रह गया, वह काम भी होगा और आगे नया काम भी होगा। इतना आश्वस्त हम आपको कर सकते हैं। एक बात और हम कहेंगे, देखिए, आदमी चाहे जितना प्रयास करे कुछ शिकायत तो रह जाती है। एक परिवार में सब सदस्यों की शिकायत तो घर का गार्जियन दूर कर ही नहीं पाता, और इतना बड़ा क्षेत्र है, कुछ शिकायत तो रह ही जाती है। तो जिनके मन में कोई शिकायत हो, आप लोगों के मन में भी
हम भी आप ही लोगों की तरह से आदमी है तो गलती होती है। तो हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि कोई आपको अगर लगता होगा कि जाने अनजाने उपेंद्र कुशवाहा ने गलती कर दी है तो कृपा करके उस गलती के लिए उपेंद्र कुशवाहा को क्षमा कर दीजिएगा और इसका जो विकास संभव है उसको आगे बढ़ने दीजिए। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि सब लोग मिलकर सिर्फ हम वोट मांग नहीं रहे, हम तो वोट मांगने के अलावा हम यह कह रहे हैं आप लोग निकलिए हम लोगों के बीच में, अपना गांव, बगल का गांव, पंचायत, दूसरी जगह टोली बनाकर निकलिए और इस चुनाव में देखिए सिर्फ एक काम कर लीजिए ना, तो चुनाव तो भारी अंतर से जीतिएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सके। एक काम सिर्फ कर लेना है, करना है। जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनके अफवाह से बचा लेना है, बाकी और कुछ नहीं है इस चुनाव, कुछ नहीं इस चुनाव। अफवाह से बचाने के लिए अब चौक चौराहे पे बोलना पड़ेगा और निकलकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर और वहां बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से कीजिए। मेरी जहाँ जरूरत हो इस अभियान के दौरान तो है ही आपके नेता लोग हैं, आप सब लोग हैं, तो मेरी जहाँ जरूरत हो बताइएगा और बाकी आप सब लोग मिलकर अपने को उपेंद्र कुशवाहा समझिए और इस चुनाव को जीतने का काम। यही आप सब लोगों से आग्रह है। और एक सूचना, 10 मई को हम नामांकन करेंगे, आपको जानकारी होगी। 10 मई को सासाराम में नामांकन होगा, वहाँ रेलवे मैदान में सभा होगी। तो आप सब लोग उस दिन आइए रेलवे मैदान में, सभा में नामांकन में भाग लीजिए, सभा में भाग लीजिए। तो फिलहाल इतनी ही बात करनी थी, इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग। पहले हम जानते हैं कुछ लोगों का राय। अच्छे बताइएगा, आप तो विक्रमगंज से हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उम्मीदवारों के लिए क्या कहेंगे? उम्मीदवार में तो सबसे अच्छा है हमको उपेंद्र जी कुशवाहा जी लग रहा है। अब इनके जैसा तक कोई उम्मीदवार ही नहीं लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी सबसे अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। चलिए बगल में बैठे हैं, क्षेत्रीय है। चलिए एक जानेंगे, आप यहाँ लोकसभा क्षेत्र काराकाट के लिए क्या कहेंगे, उम्मीदवारों के बारे में आप क्या कहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा से बढ़िया कोई है ही नहीं है प्रत्याशी, और दूसरा करेंगे हम लोग। चलिए, आपको ये लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा सबसे अच्छा आदमी? सबसे अच्छे आदमी। चलिए जानते हैं, एक भाई और बैठे हुए हैं और इस दुकान पर हम आए हुए हैं ये जानने के लिए कि बताइए काराकाट लोकसभा क्षेत्र से यहाँ के बाकी उम्मीदवारों के बारे में आप क्या कहेंगे जो खड़े हैं? काराकाट लोकसभा क्षेत्र के आम पब्लिकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे बीजेपी गठबंधन में 10 साल सरकार रह गया और 370 हटाया गया और राम मंदिर बनाया गया, वैसे ही हर जगह सभी जगह बीजेपी को जीता है, तभी हमारा भारत विकास करेगा और आगे बढ़ेगा। जो 60-62 साल पहले जो पीछे चला गया था कांग्रेस की सरकार में, वो 10 साल में 60 साल का कवर कर लिया। कुल मिलाकर आप लोग ये चाह रहे हैं कि एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से जीते? हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि एनडीए के हर जगह हर सीट पर। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग जिताने जा रहे हैं? हाँ एकदम बिल्कुल।